important thing is not to stop questioning. ठीक है। Albert Einstein. एल्बर्ट आइंस्टाइन, चैप्टर नंबर सेकंड है, एंड नो डाउट कोई भी अहम क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आपको उस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। चैप्टर नंबर सेकंड में, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम हम पढ़ते हैं, ये पूरा टाइमलाइन है एटम के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरीज हुई हैं, उसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन। जैसे आप जानते हैं कि जे थॉमसन ने 1897 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, जिनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का नाम देते हैं, इनको डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का नाम जो है वो स्टोने ने दिया था, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर डिस्कवर बाय बाय जे थॉमसन इन 1897 में। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन जो हैं, गोल्डस्टाइन ने 1886 में उससे पहले इसको डिस्कवर किया था, एंड ही यूज ए परफोरेटेड ग्लास ट्यूब। इसने जो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था उसमें एक परफोरेटेड कैथोड लिया था। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, एक कैथोड है जो कि नेगेटिव होता है। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट ही यूज ए परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मींस के जिसमें कैनाल्स हैं, नालियां हैं, ठीक है। और देन इसने इसको एग्जामिन किया कि कुछ पार्टिकल थे जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो इन रेज को इसने एनोड रेज का नाम दिया। उसके बाद इनको प्रोटॉन के नाम से भी ये के जानने लगे, और पॉजिटिव रेज भी इनको हम कहते हैं। इनको कैनाल रेज भी कहते हैं क्योंकि ये रेज जो हैं वो इन कैनाल में से पास हुई, तो इसलिए इनको कैनाल रेज का भी नाम देते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म ऑन डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको ग्लास ट्यूब का भी नाम दिया जाता है। ये दो चेंबर आप देख रहे हैं, एक इसमें एनोड कहलाता है, एक इसमें कैथोड कहलाता है। कैथोड आपको पता है एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव साइड होता है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और इसमें उसने इसको गैस को फिल किया था एट अ हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसने एग्जामिन किया कि जो एनोड रेज हैं वो मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, ऐसे एनोड टू कैथोड। और इसी टाइम में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, मतलब नेगेटिव पार्टिकल, जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट था जिससे दोनों पार्टिकल डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज, और प्रोटॉन का मतलब क्या है, एनोड रेज। दोनों पार्टिकल को इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। नेक्स्ट, रदरफोर्ड 1920 में इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, स्पेशली प्रोटॉन, ठीक है। जब भी कोई साइंटिस्ट कोई ये के डिस्कवरी करता था तो उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो उसको कंफर्म करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। मैं आप स्टूडेंट के सामने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले आप देख सकते हैं जे थॉमसन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टाइन फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, and Rutherford for the confirmation of subatomic particle, and as well as discovery of ये के discovery of न्यूक्लियस, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, मैंने अभी, जी, स्क्रीन चेंज हुई है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? Yes, sir. Rutherford's alpha ray scattering ठीक है, experiment. तो सेकंड ये वीडियो, मैंने इसको माइक को ऑफ करें। ये कि रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। एक्चुअली ही वाज गोइंग टू कंफर्म द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, either atom has electron, proton and neutron, and where these subatomic particles are exist, ठीक है। For the confirmation, he was not going to discover the nucleus, but unfortunately, ठीक है, बल्कि हम इसको कह सकते हैं कि इस एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली ही डिस्कवर द न्यूक्लियस, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था कि वो कंफर्म करना चाह रहा था कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और कहाँ होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए
ही यूज द गोल्ड फॉइल, इसने गोल्ड एलिमेंट लिया। अच्छा, गोल्ड एलिमेंट लेने का मकसद ये होता है कि इसको हम ज्यादा थिकनेस तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड एलिमेंट है। इसको इतना थिक किया जस्ट लाइक द लेयर ऑफ द ओनियन, ठीक है, प्याज का छिलका, या 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, इतनी थिकनेस पे गोल्ड की शीट को लेके आया। इस शीट पे इसने बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज। इस पे भी हम बात तफसीलन करने वाले हैं। अदरवाइज आप कुछ जानते होंगे, अल्फा बीटा गामा रेज जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट करते हैं। सो दिस इज द सोर्स ये के ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिटिंग द अल्फा पार्टिकल। इसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फाइल पे बम्बार्ड किया, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये रिजल्ट हासिल करने के लिए इसने फोटोग्राफिक प्लेट को प्लेस किया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फाइल पे बम्बार्ड हुए, एक्चुअल गोल्ड फाइल का मतलब क्या है, गोल्ड इसमें क्या है, एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इस गोल्ड फाइल पे बेटा इसने अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा रेज को बम्बार्ड किया। सोर्स क्या थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और जिस कंटेनर में इसको रखा वो लेड एलिमेंट है, लेड एलिमेंट का बना हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं सीसा। इतना रिचिड एलिमेंट होता है, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इसने रखा। ठीक है, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हीलियम। बस मैं अभी ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, आगे टॉपिक आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स मींस के हीलियम न्यूक्लाई, हीलियम जैसे एलिमेंट जिनका मास 4 होता है और चार्ज 2 होता है। अब देखें, ये अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं और जाके गोल्ड की जो शीट है, गोल्ड की जो फॉइल है जिसकी थिकनेस इतनी है, उस पे जाके हिट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ फोटोग्राफिक प्लेट, एंड आमतौर पे ये प्लेट जो बनी हुई होती है वो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। अक्सर आपने देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह की एक शीट होती है जो रेज का रिजल्ट जो है वो इस पे हासिल किया जाता है। इसके दरमियान में स्लिट भी कभी कभी रख देते हैं, इसका काम ये होता है कि रेज को मजीद तेज कर देना, टू शार्पन द रेज। ठीक है, सो व्हेन दीज अल्फा पार्टिकल्स पास इनटू द स्लिट एंड देन इनटू द गोल्ड फाइल, तो अल्फा पार्टिकल जिस इसमें से पास हुए तो इसको 3 तरह के रिजल्ट हासिल हुए। ठीक है, 3 तरह के रिजल्ट आए। रिजल्ट नंबर वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास इनटू द गोल्ड फाइल इनटू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आप बेटा देख सकते हैं ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फाइल में से आसानी से पास हो गए। ठीक है, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फा पार्टिकल आप देख सकते हैं, जो कुछ आपको नजर आ रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड, जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, उनका डिफ्लेक्शन जो है वो कम हुआ। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल स्ट्रेटली थ्रू द गोल्ड फाइल। ठीक है, गोल्ड फाइल में से स्ट्रेट पास हुए। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड, ये मैं सवाल करूंगा बाद में, आपसे नोट करना। ऑब्जर्वेशन सेकंड, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। आप देख सकते हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कुछ ये के राइट और लेफ्ट साइड हल्के से पार्टिकल ये के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये कुछ पार्टिकल, कुछ का मतलब क्या है, अगर 12,000 पार्टिकल पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक उसने इनका रेशियो बताया है। ठीक है, अगर 24,000 पार्टिकल पास हो रहे हैं तो 2 पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कुछ पार्टिकल। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि बहुत हल्के से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 क्या है, थर्ड के सरप्राइजिंगली वन ऑफ आउट ऑफ 1,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रिबाउंस। रिबाउंस मींस के रिवर्ट बैक, यानी जैसे गए वैसे आ गए, जैसे हम बॉल फेंकते हैं और बॉल दोबारा वापस आ जाती है। तो 3 तरह के रिजल्ट इसने हासिल किए इस एक्सपेरिमेंट से। एक मरतबा फिर मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि पहला इसका रिजल्ट क्या था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के पहली ऑब्जर्वेशन इसने क्या की कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल में से पास हो गए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम में से पास हो गए। ऑब्जर्वेशन नंबर सेकंड के कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो हल्के से डिफ्लेक्ट हुए। ऑब्जर्वेशन नंबर थर्ड, बहुत कम अल्फा पार्टिकल, मतलब 12,000 हो तो एक पार्टिकल जो मुकम्मल तौर पर वापस आ गए। ठीक है, 180 के एंगल पे वापस आ गए, और जैसे बाल को हम दीवार पे फेंकते हैं और दोबारा वापस आ जाती है, रिबाउंस हो जाती है,
तो कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इसमें से वापस आ गए। उसके बाद इसने कुछ कंक्लूजन दिए, ठीक है, इस पे हम बात करने चाहेंगे। इसने कंक्लूजन किए इस एक्सपेरिमेंट से। इसका कहना क्या था? इसका कहना ये था कि ये जो एटम है, नो डाउट गोल्ड है तो गोल्ड में एटम है, ठीक है, एटम का ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो खाली होता है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप इस तमाम को अच्छी तरह से देखें तो इसमें आपको ज्यादातर हिस्सा खाली नजर आ रहा है, ठीक है, और अगर भरा हुआ नजर भी आ रहा है तो एटम का सेंटर, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर जो हिस्सा है वो क्या होता है? खाली, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर सेकंड कंक्लूजन, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम कंसंट्रेट इन एवरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो ये कंसंट्रेट करते हैं जो भी एटम का एक छोटा सा वॉल्यूम है। यहाँ वॉल्यूम का मतलब हम न्यूक्लियस की तरफ एक इशारा किया जा रहा है, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द सेंटर, एंड नो डाउट द सेंटर हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन नंबर थर्ड, बाय हिज scattering experiment, the volume occupied by the positive charge particle in an atom is very small as compared to the total volume of an atom. No doubt जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये देखें, इसका जो अपना वॉल्यूम है वो पूरे एटम के मुकाबले में क्या है? बहुत थोड़ा है, ठीक है। अगर आप पूरे एटम का वॉल्यूम देखो तो बहुत ज्यादा है, और उसके मुकाबले में ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका वॉल्यूम क्या है? बहुत कम है, बहुत थोड़ा वॉल्यूम है। तो इनका जो वॉल्यूम है ओवरऑल, ठीक है। तो ये चंद ऑब्जर्वेशन जो है इस एक्सपेरिमेंट पे थी। फिर मजीद इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। एटम के सेंटर को इसने न्यूक्लियस का नाम दिया, ठीक है, और इसी पे नाम पड़ गया कि एटम का सेंटर किसने डिस्कवर किया, तो हम कहेंगे कि एटम का सेंटर ये के रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। फिर इसका कहना ये कहा था कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ होल एटम। आप देख सकते हैं ये पूरा एटम है, ये पूरा एटम है, इस एटम के मुकाबले में इस न्यूक्लियस का साइज तो बहुत बहुत कम है, ठीक है। और एटम का जो पूरा मास है वो सिर्फ एटम के सेंटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पता है जब भी हम मास नंबर या एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो जिस चीज को हम काउंटिंग में लेके आते हैं वो एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए इसमें ये कि जो रदरफोर्ड ने जो बातें की थी उसमें जो ड्रॉबैक थे उसको मजीद क्लियर किया या रेक्टिफाई किया, वो ये कि नील बोहर ने 1950 में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि क्या बातें रदरफोर्ड की कही हुई गलत थी, या आप उसको कह सकते हैं ड्रॉबैक थे। रदरफोर्ड का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रेडिएट करता है, लूज करता है, ठीक है। ये बात थी किसकी? रदरफोर्ड की। इस बात को अगर हम हकीकत मान भी लें तो सपोज करते हैं अगर इस इलेक्ट्रॉन की बेटा एनर्जी है 10, तो 10 से कम होके 9 भी होगी, 8 भी होगी, ठीक है, और 7 होगी, 6 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, और फाइनली 0 होगी, ठीक है। मतलब अगर हम रदरफोर्ड की बात को मान लें तो वाइल रिवॉल्विंग एन इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी, रिवॉल्व करने के दौरान इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है, तो बेटा कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा कि जब वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, रेडिएट करते करते देखो एनर्जी कम होगी, उसकी कम होगी, कम होगी, जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी ये इलेक्ट्रॉन उसी तरह न्यूक्लियस के नजदीक जाते जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन उसको खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ, ठीक है। जैसे अगर हम किसी पत्थर को घुमाते हैं और उसको घुमाना आहिस्ता आहिस्ता बंद कर ले तो आप देखेंगे कि वो एकदम बिल्कुल नीचे आ जाता है या सेंटर में गिर जाता है। तो रदरफोर्ड का ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत था जो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी को ये के लूज करता है, तो अनडिबेटेबल ये के एटम, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हो तो पूरा एटम ये के खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा तो मैटर खत्म हो जाएगा, मैटर खत्म हो जाएगा तो भी पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो मतलब रदरफोर्ड का ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है उसी शेल में इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी। मैं इसी बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत की थ्योरी को समझना आसान हो जाए। ये रदरफोर्ड की थ्योरी का ड्रॉबैक है जिसको नील बोहर ने करेक्ट किया। पहला पॉइंट क्या था नील बोहर का? 1950 में इसने चंद पॉइंट्स, चंद पॉस्टुलेट दिए।
जिसमें पहला इसका कहना ये था कि एक एटम जो होता है उसमें ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम भी देते हैं, कोई बताएगा ये जो दायरे हैं जिनको मैं ऑर्बिट कह रहा हूं, इनको एक और टाइटल भी देते हैं, ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल, लेवल इसलिए कैसे? इनको एनर्जी लेवल का नाम दिया है। अदरवाइज हम इनको शेल भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम शेल भी कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। बोहर ने इनको एनर्जी लेवल से कॉल किया है, अदरवाइज हम इनको ऑर्बिट या शेल भी कह सकते हैं। तो बोहर के मुताबिक एटम में ऐसे स्टेशनरी फिक्स ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है इन ए फिक्स एनर्जी लेवल। अच्छा, फिक्स एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में घूम रहा है और इसकी एनर्जी बेटा 5 है तो इसकी 5 ही रहेगी, ठीक है। ये नहीं है कि इसकी एनर्जी यहाँ 5 है इधर 6 हो जाए। अगर ये शेल नंबर 3 में है और एनर्जी 5 है तो बेटा इसकी 5 ही रहेगी। अगर ये शेल नंबर 1 में है और इसकी एनर्जी 2 है तो 2 ही रहेगी। मतलब जिसकी एनर्जी जिस शेल में है उतनी ही रहेगी, एनर्जी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मगर एक और अहम बात इसने बताई, वो अगले ये पास्टुलेट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका कहना क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर की तरफ जाता है। ये पास्टुलेट नंबर 1 हम यहाँ पर जा रहे हैं एक्सप्लेन करने। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज इन ए डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पास्टुलेट नंबर, इनको ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। पास्टुलेट नंबर 2 है कि एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल 1 2 3 4 बाय क्वांटम नंबर। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो एनर्जी लेवल होते हैं, ये जो शेल होते हैं, ये जो ऑर्बिट होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन वैल्यू से, ठीक है। अगर एन वैल्यू 1 है तो शेल नंबर 1 है, एन वैल्यू 2 है तो दूसरा शेल है, एन वैल्यू 3 है तो तीसरा शेल है, और इसी तरह एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एनर्जी लेवल भी इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। बड़े एटम में ज्यादा एनर्जी लेवल होते हैं और छोटे एटम हाइड्रोजन वगैरह में कम एनर्जी लेवल होते हैं। नेक्स्ट पास्टुलेट नंबर 3 की तरफ आते हैं, काफी अहम है। इलेक्ट्रॉन इन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। कहना यह कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाता है तो वो एनर्जी गेन करता है, एनर्जी लेता है। अगर हमने हीट दी है, अगर हमने टेम्परेचर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद लोअर से कहा जाएगा, हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल व्हेन लूज। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा, ये देखें इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी लूज कर दी, ठीक है। अब ये दोबारा से हायर से कहा जाएगा, लोअर में, ठीक है। अच्छा, जितनी लूज करेगा उतना ये लोअर में आएगा, ठीक है। तो हमने ये के नील बोहर के पास्टुलेट से ये पढ़ा कि एटम में स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करता ना एनर्जी गेन करता। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है, ये कि रदरफोर्ड ने कहा था कि वो एनर्जी लूज करता है, मगर बोहर ने कहा कि एनर्जी लूज और गेन नहीं करता। हाँ, अगर एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना चेंज करेगा शेल, ठीक है। आप में से कोई मुझे बताएगा, आई हैव 3 शेल के एल एंड एम, के एल एम, इन तीनों में ज्यादा एनर्जी किस शेल में होगी? मतलब जो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, के की, एल की या एम की? एम की। सर एम की। सर एम की। which which तो के shell की होगी। has more energy, either K, L or M? के। सर एम। M, क्योंकि M जो है वो तीसरा शेल है। पहला शेल क्या है? K, दूसरा शेल क्या है? L, तीसरा शेल क्या है? M। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो M शेल की होगी, और इसी तरीके से जैसे जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, और टॉपिक जो है वो हमारा है स्पेक्ट्रम। आप मुझे बताएंगे, मैं स्क्रीन आपके सामने ये जी क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? स्क्रीन पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी, स्क्रीन पे क्या टाइटल लगा हुआ है? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जी हाँ, मतलब स्क्रीन पे नहीं लिखी, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ।
बेटा मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ स्पेक्ट्रम, मगर उससे पहले आपको जरा ये तो बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। ये वैसे आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये वो रेडिएशन होती है जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ होती है। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साथ साथ मूव करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रेड कलर में जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये के जो इसमें ब्लू कलर में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों की दोनों साथ ये मूव करती हैं, तो ऐसी वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, क्या ये अच्छा ये उससे पहले चंद बातें ये भी जान लें ताकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशन को मजीद तफसील से पढ़ सकें कि जो वेव्स होती हैं और ये जो इनके टॉप जो पीक है इसको नाम दिया जाता है क्रेस्ट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट आर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। ये इसमें बॉटम जो है वेव का इसको ट्रफ का नाम देते हैं, और पीक जो टॉप होती है ये क्रेस्ट। इनके दरमियान का जो फासला है इनको वेवलेंथ का नाम देते हैं, और वेव जितनी ज्यादा हाइट पे होती है वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है बेटा, अगर आपसे कभी ये सवाल किया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है, तो आप किसी भी रेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते कि अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये रेज आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूं सिर्फ आप यही देखोगे। गामा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे कम वेवलेंथ आपको नजर आ रही है वो गामा रेज की, बल्कि गामा रेज से भी कम वेवलेंथ की रेज होती है जो यहाँ पर नहीं लिखी है, वो है कॉस्मिक रेज। वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻12 मीटर है। अब अंदाजा कर लें 10⁻⁻, मतलब 0 पॉइंट और फिर 0 लिखते जाओ। ठीक है, 12 11 के बाद तो इतनी कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की। और गामा रेज से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? एक्स रेज की। उसके बाद ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रेज की। उसके बाद ज्यादा होती है विजिबल की, आईआर की, माइक्रोवेव की, और रेडियो वेव की बेटा सबसे ज्यादा होती है। इनकी वेवलेंथ 10⁻³ मीटर होती है, मतलब 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 मीटर में इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब अगर आपसे अच्छा, अब इसमें ये के बहुत सारी चीजें हम ये के सीख जाएंगे। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो रेडियो वेव है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो गामा रेज है। ठीक है, जिसकी ये के वेवलेंथ सबसे कम है वो गामा रेज है। अब ये फ्रीक्वेंसी आप देखें, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, मगर आप इससे आइडिया देके मुझे जवाब दे सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है या रेडियो वेव्स की है? देखें कौन जवाब गामा देता है। रेस गामा रेज की है। इसका गामा मतलब रेस। फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्स है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Gamma rays. इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स है। Proportional अगर है। आपको कोई बताए कि वेवलेंथ ज्यादा, तो आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, अगर वो कहते हैं वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। ये स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आप स्टूडेंट को सब ये पता होना चाहिए है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। बेटा जब सनलाइट पास होती है प्रिज्म में से या प्रिज्म लाइट सोर्स में से, देन इट डिस्पर्स इनटू 7 कलर इन विच रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, जो स्टूडेंट एमडी केट ई केट की तैयारी कर रहे हैं वो इनकी बेटा वेवलेंथ भी याद कर लें। याद नहीं तो कम से कम आपके दिमाग में कुछ इनका डेटा होना चाहिए। अगर एमसीक्यूज आए तो आप बता सकते हो कि रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है। तो ये 620 से 720 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। अच्छा, रेड से लेकर वायलेट, इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। अगर मैं ये स्क्रीन आपके सामने करूं तो सबसे पहले जो कलर आपको दिखाई देगा वो रेड होगा। ठीक है, तो रेड की बेटा वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। सबसे कम वायलेट कलर की होती है जो कि 400 से लेकर 440 नैनोमीटर के दरमियान में, या 4000 एंगस्ट्रॉन भी कह सकते हैं। और जो 720 नैनोमीटर है इसको 7000 ये के एंगस्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं, अगर एंगस्ट्रॉन में हो। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? द डिस्पर्सन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर रेड टू वायलेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
टॉपिक हमारा अब स्टार्ट होता है। बेटा स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं। एक स्पेक्ट्रम कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइट सीधी पास होती है प्रिज्म में से, और प्रिज्म के बाद उसमें 7 कलर वही बनते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, रेड से लेकर वायलेट तक। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और वही वेवलेंथ होगी, रेड की ज्यादा होगी, वायलेट की कम होगी, इसमें कोई तफरीक नहीं है, ठीक है। बट हेयर द लाइट इज डायरेक्टली पास इनटू द प्रिज्म एंड 7 कलर आर ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। जैसे आपने देखा होगा कोसे कजा बनती है, रेनबो जो बनता है उसमें 7 कलर बनते हैं, ठीक है। दूसरी जो किस्म है स्पेक्ट्रम की, उसको नाम देते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, कुछ इस तरह। ये देखें सामने मेरी तरफ, ये कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें कलर लाइनें ऐसे मर्ज होती हैं, जबकि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में द कलर लाइंस आर सेपरेटेड बाय द डार्क स्पेस ऑफ डिमार्केशन। मींस के जैसे फिंगर्स अलग अलग हैं, इसी तरह कलर लाइनें भी अलग अलग हो जाती हैं। रेड कलर होता है, फिर उसके बाद बीच में गैप आता है, फिर ऑरेंज कलर होता है, फिर गैप होता है, फिर येलो कलर होता है, और इसी तरीके से। जबकि कंटिन्यूस में कलर लाइनें मर्ज होती हैं, ठीक है। जैसे आपने कोसे कजा देखी है, रेनबो देखा, उसमें एक कलर के फौरन बाद दूसरा कलर शुरू हो जाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में कलर लाइनें आपस में मर्ज होती हैं, और जिसको हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो फर्क क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन बोथ कंडीशन द कलर लाइंस आर पास इनटू द प्रिज्म, तो कलर लाइन एक में जुदा है, एक में अलग अलग है। तो इसका बहुत ही आसान जवाब ये है कि जो कंटिन्यूस जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, लाइट पहले गैस में से पास होती है। आप जो देख रहे हैं ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, गिलास, ये के हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब। अभी मैंने आपको जो ये के इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जो ट्यूब बताई थी, ये वो ट्यूब है। जब लाइट इसमें से पास होती है, तो लाइट जब इसमें से पास होती है, तो इसमें से जो गैस होती है, जो आयनाइज गैस होती है, क्योंकि हमने करंट पास किया हुआ है 10,000 वाट, तो आयनाइज गैस जो है वो उस गैस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत सारी लाइट इसमें से गुजर जाती है। तो उस सूरत में स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कंटिन्यूस नहीं बनता, बल्कि डिसकंटिन्यूस बनता है। और किस पे? फोटोग्राफिक प्लेट पे। बाकी रेड कलर की वेवलेंथ और वायलेट कलर की वेवलेंथ वो जो मैंने आपको बताई है, वो उसी तरह ही होती है, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रम बेटा दो तरह का होता है। एक स्पेक्ट्रम वो होता है जो हमें दिखाई देता है, एक वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब जो हमको दिखाई देता है उसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब तक मैं आपको यही पढ़ा रहा था, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, देखो 700 नैनोमीटर, और वायलेट की सबसे कम होती है, वो 400 नैनोमीटर। और आप देख सकते हैं एक कलर के फौरन बाद दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है। ऑरेंज के बाद येलो है, येलो के बाद ये के स्टार्ट में रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो है, फिर वायलेट, मतलब ऑल कलर्स आर मर्ज, ठीक है। एंड दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बताई थी, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और विजिबल। तो अगर कोई पूछे कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से बनता है, तो आप बताओगे विजिबल रीजन से। मगर बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी तो स्पेक्ट्रम बनाती हैं। एक्स रेज है, ठीक है, गामा रेज है, माइक्रोवेव है, आप देखते हैं रेडियो वेव है, और जो हमको नजर नहीं आती माइक्रोवेव, ये ओवन में हमको नजर नहीं आती। इसी तरह एक्सरेज, जब एक्सरा कराते हैं, एक्सरेज के लिए जाते हैं, वो रेज भी हमको नजर नहीं आती, मगर उनकी खसूसियत भी विजिबल जैसी ही होती है। उनकी भी वेवलेंथ होती है, उनकी भी एनर्जी होती है। बस फर्क ये है कि विजिबल जो है वो दिखाई देते हैं, और इनविजिबल जो है वो दिखाई नहीं देते। फिर इनको विजुअलाइज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में फर्क क्या होता है, ये ध्यान देना, ये इम्तिहान में एमसीक्यूज बन सकता है कि बेटा जब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी दो तरह का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन का मतलब क्या होता है? कोई गैस बहुत ज्यादा हीटअप होती है और वो अपने अंदर से एनर्जी इमिट करती है। एनर्जी क्या करती है? इमिट करती है, लाइट इमिट करती है, ठीक है। तो उस सूरत में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो ये बनता है। और अगर कोई गैस ठंडी होती है, तो उस सूरत में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो ये बनता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने ये तो बोल दिया, मगर अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन केस ऑफ gas is a hot gas and in excited form, then what happened, the background is black, ठीक है, बैकग्राउंड क्या होगा? ब्लैक होगा। और जो फोरग्राउंड जो होगा वो ब्राइट होगा, क्योंकि लाइट इसमें से इमिट हुई है, और बहुत थोड़ी इमिट हुई है, ठीक है।
और अगर गैस कॉल्ड गैस है और लाइट इसमें से पास हुई है तो नो डाउट बहुत ज्यादा लाइट इसमें से गुजर गई है और इस गैस ने ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो बैकग्राउंड इसका ब्राइट होगा और फोरग्राउंड जो है वो इसका ये के ब्लैक होगा। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस होता है। चलें, बहरहाल अभी ये टॉपिक अभी मजीद कंटिन्यू हम करेंगे, कल मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू और करूंगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ सीरीज में आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करूंगा ये के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज की क्लास बेटा हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल भी केयरलेस होके नहीं कि ठीक है देख लेंगे, क्योंकि आपको इतना जो मैंने पढ़ाया है ये तकरीबन हमने काफी पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। आपको इसकी स्टडी करनी है, ये आपको रिकॉर्डिंग भी अभी सेंड की जा रही है और इसके हैंडआउट्स भी सेंड किए जा रहे हैं। इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो है वो कल हम एकेडमी पे और कल ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद कल इसी टाइम आपको एक ये के चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।